हाय दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे तरंग के बारे में। तरंग यानी वेव क्या होती है, क्या होता है वेव, कितने प्रकार की होती हैं वेव, सारी तरंगों के बारे में हम पढ़ाएंगे। जितने भी क्वेश्चन एग्जामों में बनते हैं सारे क्वेश्चनों को कवर किया गया है। वीडियो को समझने के लिए अंत तक जरूर देखें ताकि वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। चलिए देखते हैं। तरंग गति, सबसे पहले तरंग गति को समझेंगे, फिर हम तरंग समझेंगे। तरंग क्या है, कितने भाग हैं, कितने प्रकार से, सब कुछ समझेंगे एक एक करके। फिलहाल हम पहले देखते हैं तरंग गति को कि वेव मोशन क्या होता है। जब हम तालाब में एक पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो पत्थर के गिरने के स्थान पर विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है। यानी जब हम पत्थर फेंकते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस यानी विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो तरंग के रूप में जल के चारों ओर फैल जाता है। यानी जल के कण अपने स्थान पर तरंग गति की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं। इस प्रकार विक्षोभ को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। कहने का मतलब है, हमने पत्थर अगर जल में इस प्रकार से मार दिया तो उसमें से ऐसी लहरें, इस प्रकार से लहरें उठती हैं। यही आपकी तरंग गति होती है। अब हम समझेंगे तरंग क्या है, तरंग के बारे में कि तरंग क्या है। अभी हमने तरंग गति समझा, अब हम तरंग समझेंगे कि वेव क्या है। तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। यानी तरंग अभी बताया कि जैसे पत्थर मारते हैं, ये मान लो पत्थर हमने पानी में मार दिया, फिर उसके ऊपर बाहर ये तरंगे ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमती है। तो ये क्या है तरंगे, तो ये है क्या, तरंगों का एक ऊर्जा से दूसरे स्थान तक ऊर्जा हो रही है, उन्हें क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। और ये चलने की क्रिया को तरंग गति कहते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है। अब देखते हैं, पहली है यांत्रिक तरंग। पहली होती है यांत्रिक तरंग और दूसरी होती है चुंबकीय तरंग। दूसरी कौन होती है, चुंबकीय तरंग। यानी यांत्रिक तरंग, चुंबकीय तरंग यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। पहले पढ़ लेते हैं हम यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग क्या होती है, वे तरंगें जो किसी पदार्थिक माध्यम यानी ठोस द्रव गैस में संचरित होती हैं। यानी वो तरंगें जिन्हें माध्यम की जरूरत पड़ती है उन्हें हम यांत्रिक तरंगें कहते हैं। इन तरंगों की किसी माध्यम संचरण के लिए आवश्यक होता है और इन माध्यम में दो चीजें होनी चाहिए, प्रत्यास्थता इलेक्ट्रिसिटी और जड़त्व इनर्शिया गुण मौजूद होना चाहिए, तभी ये किरणें चल पाती हैं। तो यांत्रिक तरंगें समझ गए आप। यांत्रिक तरंगें क्या है, जो चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता हो, जैसे ठोस द्रव गैस। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब तो तरंग दो प्रकार की है, बताए यांत्रिक तरंगें भी दो प्रकार की होती हैं। अभी हमने आपको बताया कि तरंग दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक तरंग है और एक चुंबकीय तरंग है। अब यांत्रिक तरंगों क्या होती हैं, अभी हमने आपको बताया वो तरंगें जिन्हें माध्यम की जरूरत होती है। अब यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटा गया है मुख्यतः। एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग। अब हम इनको भी देख लेते हैं क्रम से। पहला समझते हैं अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार की गति अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें ठोस एवं केवल ठोस में चलती हैं तथा द्रव के कुछ ऊपरी सतह पर भी चलती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें शीर्ष और गर्त के रूप में चलती हैं। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से माना कि ये है, तो तरंग इस प्रकार से चलेगी लंबवत, इस प्रकार से तरंग चलेगी, इसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक, और ये अधिकतर ठोस में चलती है और उससे कम द्रव में चलती है। नेक्स्ट, अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा कण के माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है, तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों के सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। जैसे रेल की पटरी है, ये अगर पटरी है, इस पर कोई हथौड़ा लेकर ठुकाई कर रहा है, तो इसमें तरंगें जो चल रही हैं वो सीधी चल रही हैं। यहाँ पर आप कान लगाकर सुन सकते हैं तो आपको सीधी सुनाई पड़ेंगी। जो बाहर सुनाई पड़ती है वो वायु की वजह से पड़ेंगी, बट जो तरंगें सीधी चलेंगी तो वो कैसी तरंगें होंगी, अनुदैर्घ्य तरंगें। कहने का मतलब ये माध्यम है, तो इस माध्यम में तरंगें यहीं पर सीधी सीधी ऐसे ऐसे चलेंगी। बात समझ में आई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आयांतरिक तरंगें यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगें। मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगों को ही
आयांतरिक तरंगें कहते हैं। ठीक है, हमने समझा यांत्रिक तरंगों के बारे में। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार के, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य, हमने आपको पढ़ा दिया। अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है? यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अयांत्रिक या विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। जैसे प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, क्या है, ये जितनी भी तरंगें हैं वो है। इसका मतलब ये है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें वो तरंगें हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखते हैं हम कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंगें, जैसे कि पहली है, प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगों में पहली तरंग है गामा करण। एक गामा करण सबसे अधिक जो होती है, इसका प्रभावशाली सबसे तरंग कौन सी होती है? गामा करण की प्रभावशाली सबसे अधिक होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में गामा करण के बारे में देख लेते हैं। गामा करण की खोज बैकरल ने की थी। इसका तरंग दैर्ध्य परिसर 10 से 14 एम से 10 से 10 मीटर तक होता है। आवृत्ति हर्ट्ज से लिखते हैं, इन्हें 10 अनुपात समानुपात 20 से 10 की घात 18 तक होती है। इसका उपयोग मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। इसका उपयोग बहुत पूछा जाता है। उपयोग और खोज दो चीजें मोस्ट पूछी जाती है। इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। इसे बात मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कैसी बात? इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट है। पूछा जाता है कि सबसे यानी कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है? तो गामा करण जो होती है सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो धारिता बनाने में किया जाता है। देखते हैं दूसरी। अब हम समझेंगे एक्स करण के बारे में कि एक्स करण क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में एक्स करण के बारे में हम बात करेंगे कि एक्स करणों का उपयोग क्या किया जाता है। तो खोजकर्ता रोन्टगेन, दर्जनों बार पूछा गया कि एक्स कण की खोज किसने की? तो एक्स कण की खोज रोन्टगेन ने की। इसका तरंग दैर्ध्य परिसर 10 से 10 मीटर से 10 से 18 मीटर तक होता है। आवृत्ति प्रसरण 10 पे घात 18 से 10 पे घात 16 तक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके तरंग दैर्ध्य आवृत्ति तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन इसका उपयोग पूछा जाता है कि एक्स कण का उपयोग कहाँ किया जाता है। यानी एक्स कण का उपयोग औद्योगिक चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। यानी मेडिकल साइंस में प्रयोग बहुत किया जाता है एक्स कण का। क्यों किया जाता है? कि अभी हमने जैसे बताया कि गामा करण के बारे में हमने आपको बताया कि जो गामा करण है सबसे अधिक भेदन क्षमता है। इसका मतलब है वो शरीर में किसी भी अंग को भेद सकती है, यानी हड्डी को भी भेद सकती है गामा करण। अब हम एक्स करण की बात करें तो एक्स करण त्वचा और मांसपेशियों को भेज सकती है, बट हड्डी को नहीं भेज सकती है। इसीलिए हड्डी के एक्सरे में एक्स करण का प्रयोग किया जाता है। जहां से हड्डी टूटी होती है वहीं से बन जाती है, इसीलिए एक्सा कराया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखें कि इसका चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसकी खोज रोन्टगेन ने की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट, पराबैंगनी किरणें, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेज। इसकी खोज रिटर ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि पराबैंगनी किरणें यूवी रेज, पराबैंगनी किरणों को यूवी रेज अल्ट्रावायलेट किरण भी कहा जाता है। इसकी खोज रिटर ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी तरंग दैर्ध्य परिसर 10 से 8 मीटर से 10 से 7 मीटर तक। आवृत्ति हर्ट्ज 10 डिग्री 16 मिनट से 10 डिग्री 14 मिनट तक। और उस उपयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट उपयोग होता है। इसका उपयोग क्या होता है? पराबैंगनी का उपयोग साइकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने में। इसका मतलब है ये करती क्या है? पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर को रक्षा करती है ओजोन से रक्षा करती है, लेकिन ओजोन इसका क्षरण कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, दृश्य प्रकरण यानी विजुअल रेडिएशन। खोज करता है न्यूटन। मोस्ट इंपोर्टेंट, तरंग दैर्ध्य 39 × 10⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻7 मीटर से। आवृत्ति परिसर जो है 14 से 10⁻12 तक। उपयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट उपयोग यानी दृश्य किरणों का उपयोग किया था। इससे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं। पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कारण बस हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का मतलब हमें गर्माहट महसूस होती है, यानी सूर्य से गर्माहट महसूस होती है। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट दृश्य विकिरण यानी विजुअल रेडिएशन से हमें सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे हमें उसकी हीट महसूस होती है, यानी 10 प्रकार के द्वारा। नेक्स्ट,
आवर्त विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन खोजकर्ता विलियम हर्शेल। तरंग दैर्घ्य ये है, आवृत्ति ये है। उपयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट उपयोग पूछे जाते हैं, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। ये किरण ऊष्मीय विकिरण के लिए हैं, ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ा देती हैं। उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी में, कोहरे में फोटोग्राफी किया करते हैं तथा रोगियों की सफाई करने में, रोगी सफाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया टीबी की रिमोट कंट्रोल में, टीबी की रिमोट कंट्रोल में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी टीबी के रिमोट में जो चलते हैं उसका किसने प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का प्रयोग टीबी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। नेक्स्ट, लघु तरंगे यानी शॉर्ट रेडियो वेव्स, या इन्हें ही माइक्रोवेव्स कहते हैं। माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म तरंगे, इसकी खोज हेनरिच हर्ट्ज ने की थी। तरंग दैर्घ्य ये है, आवृत्ति वर्ष ये है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन एवं टेलीफोन में किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, दीर्घ जो लॉन्ग, सबसे जो अधिक वाली होती हैं किरणें, दीर्घ रेडियो तरंगें, वो किसकी खोज की थी? वो मार्कोनी ने की थी। तरंग दैर्घ्य ये है, आवृत्ति आपकी ये लिखी, आप पढ़ लें। हम उपयोग के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार की तरंगों का उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन में भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।